देखिए DSSB से पीजीटी की भर्तियां आई हुई थी, जिसका रिजल्ट आज जारी किया गया है। कट ऑफ भी जारी की गई है। तो आखिर कितनी कट ऑफ गई है, किन किन विषयों का रिजल्ट आया है, ये जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। KVS NVS में जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन और बीएड में या डीएड सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्या भरना है। इसके साथ ही शिक्षा आयोग अध्यक्ष का नाम पहले से तय है, आवेदन सिर्फ नाम के हैं। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले KVS वाले छात्रों के लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KVS PRT 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये कंप्लीट गाइड बुक है प्री एग्जाम के लिए। जो आपका KVS PRT का सिलेबस है उसमें से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, GK, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी, टोटल A to Z प्री का सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है। और एक प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करके दिया गया है। 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यहाँ पर इसका सिलेबस देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया। 100% अकॉर्डिंग टू KVS PRT सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है। इस PRT 2023 का पेपर भी आपको हल करके दिया गया, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, कैसा पेपर आता है उसका आप एनालिसिस कर पाएँ। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, आसानी से कोई भी एवरेज विद्यार्थी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकता है। हर चैप्टर में पहले कंटेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, इसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए और लास्ट में यहाँ पर आपको पूरी आंसर शीट भी दी गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की वेबसाइट पर मिल जाएगी, फिर chaccubooks.com की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज में बम्पर पदों पर भर्तियां हुई हैं। इसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि सेकंड फेज में भी हम अच्छे खासे करीब 22,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यानी X हैंडल है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। जैसे बताया गया, देखिए कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी PSC, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी PSC महिला, आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर, घुड़सवार के जो पुलिस के रिक्त पद हैं, इनके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रचलित दिसंबर माह में किया जाएगा। यानी इसी महीने में आपका जो ये विज्ञापन है जारी होगा। तो एक पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर सलाह दी गई कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की, उसको आप चेक करते रहें। सभी अधिकारियों को, खासतौर पर जो प्रशासनिक सेवा में हैं, जैसे कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ UP, ठीक है, और UP गवर्नमेंट को, DGP UP को, इन सबको टैग करते हुए आज 1 दिसंबर को 2:10 में ये अपडेट दी गई है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी, बधाई। अब दोस्तों बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट की जाए, कितनी मेरिट जा सकती है। तो देखिए, मेरिट कितनी जाएगी ये तो टोटली डिपेंड करेगा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर। लेकिन फिलहाल मेरिट कैसे बनेगी पहले आप ये समझिए। इसके बाद कमेंट में आप लोग अपना जो है गुणांक कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर अगर आप लोग पर्याप्त संख्या में कमेंट करते हैं तो हम एनालिसिस करेंगे आखिर मेरिट कितनी जा सकती है, क्या अनुमान रहेगा। ठीक है, तो पहले आप मेरिट देख लीजिए, बने कैसे, गुणांक बनाया कैसे जाएगा। तो हाई स्कूल में जितना भी परसेंट आपका है उसका 10% लिया जाएगा। इंटर में जितना भी प्रतिशत है उसका 10%, स्नातक में जो भी परसेंट है आपका उसका 10%, और प्रशिक्षणार्थी यानी बीएड में जितना परसेंट है उसका 10%, और जितना लिखित परीक्षा यानी भर्ती परीक्षा में जितना भी आपने अंक प्राप्त किया है उसका परसेंटेज निकालिए और उसका 60%। इस तरीके से आपका गुणांक बनाया जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आपका हाई स्कूल में है 60% मार्क्स, तो आपका 6 गुणांक हो जाएगा। इंटर में मान लीजिए 70% मार्क्स आपके हैं तो 7 हो जाएगा। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका मान लीजिए 65% है तो आपका गुणांक बनेगा 6.5। मान लीजिए बीएड में आपका 80% तो गुणांक बनेगा आपका 8। ठीक है, तो ये तो एकेडमिक गुणांक हो गया।
अब देखिए भर्ती परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किया उसके आधार पर पहले उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। मान लीजिए भर्ती परीक्षा में 150 में आपने जो है मान लीजिए 110 नंबर प्राप्त किया है तो उसका परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट आ रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि 70% नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, तो 70% का आपको कितना निकालना है, 60%। तो 60 निकालेंगे, ठीक है, तो 7 छंग 42 गुणांक बन जाएगा उसका भर्ती परीक्षा का। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए इन चारों को, पाँचों को, ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो जितना आपका गुणांक बनेगा ये आपका फाइनल गुणांक होगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप गुणांक निकालना सीख गए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना कैटेगरी और अपना अपना गुणांक और अपना अपना विषय, ये 3 चीज़ें ज़रूर बताइएगा। अपना विषय, कैटेगरी और गुणांक आपका कितना बन रहा है, उसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। अब बात करते हैं एनवीएस केवीएस में जो फॉर्म भरना है वहाँ पर सब्जेक्ट वाले कॉलम में क्या भरना है। देखिए जब आप एनवीएस केवीएस का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण का यानी बीएड या डीएलएड का सब्जेक्ट भरना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या भरना है, सबसे पहले पास स्टेटस आप पास भर देंगे, ईयर डाल देंगे, ठीक है, कौन सा कोर्स किया, कोर्स का नाम डाल देंगे, कॉलेज का नाम डाल देंगे, परसेंटेज डाल देंगे, मार्क्स डाल देंगे आप अपने, ठीक है। यहाँ प्राप्तांक पहले भरा जाएगा, मार्क्स यहाँ भरा जाएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे सब्जेक्ट का एक विकल्प मिलता है, इसी तरह बीएड वाले में भी सब्जेक्ट का विकल्प मिलता है। अब दोस्तों समस्या यहाँ पर ये आती है कि आखिर भरें कौन सा, क्योंकि विषय तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन वाले में कौन से विषय भरने, सपोज करो आपने मास्टर डिग्री मैथ से किया हुआ तो यहाँ पर सिंपल से आपको मैथ डाल देना है और कुछ नहीं डालना है। सपोज करो आपने जो है फिजिक्स से किया हुआ तो फिजिक्स डाल देना है। सपोज करो आपने इतिहास से किया तो इतिहास से डाल देना है। लेकिन बीएड वाले में क्या भरेंगे, बीएड वाले में कौन से विषय होते हैं, तो देखिए आप सभी को बीएड वाले में क्या करना है, आपने ऑप्शनल विषय ही भरना है। जो आपने ऑप्शनल विषय पढ़ा हुआ है बीएड में वही भरिएगा। यहाँ देखिए बीएड का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम साइंस साइड से हैं, ठीक है, तो हमने बीएड में ऑप्शनल विषय के रूप में क्या पढ़ा था, फिजिकल साइंस पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था हमने मैथ्स। तो हम वहाँ पर लिख लेंगे फिजिकल साइंस एंड मैथ। किसी ने हिंदी पढ़ा है, सोशल पढ़ा है तो हिंदी सोशल लिख देगा, या आप चाहें तो आप सारे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मार्कशीट में आपके सारे पेपर दिए गए होंगे, उनको आप मार्कशीट से देख करके लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑप्शन को आप जैसा मैंने बताया उस हिसाब से भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, दोबारा आवेदन लिए गए, पहले कोई योग्य मिल नहीं पाया था। तो समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार निकल के आ चुका है कि यहाँ पर सरकार पहले से नाम तय कर चुकी है और उन्हीं को शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है। जो संशोधन हुआ है नियमावली में ये बेसिकली उसी वजह से हुआ क्योंकि वो जो आईपीएस अफसर हैं वो पहले एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से नियमावली में संशोधन किया गया और उनको एलिजिबल किया गया। तो फॉर्म भले भराया जा रहा है लेकिन सरकार और विभाग जिसका नाम ठान लिया है कि हाँ ये बनेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष वही बनेंगे, सिर्फ खाना पूरी के लिए ये फॉर्म लिए जा रहे हैं। आप खुद ही सोचो पिछली बार अभी जब फॉर्म भराए गए थे तो उसमें बहुत सारे आवेदन आए, 60-70 आवेदन करीब प्राप्त हुए। अब जो आवेदन कर रहा है क्या वो बिना योग्यता के ही आवेदन कर रहा है? भाई योग्यता कई सारी यहाँ पर हैं कि किसी ने यूनिवर्सिटी का अगर प्रोफेसर है तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, आईएएस कोई ऑफिसर है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो कई सारी योग्यता है, तो योग्यता जिसके पास है वही आवेदन कर रहा है। तो 60-70 आवेदन, ऐसा नहीं कि सारे के सारे अनियोग्य यानी अयोग्य अभ्यर्थी आवेदन कर दिए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार जो चाह रही है कि जो आयोग का अध्यक्ष बने वो उनकी पहचान का हो, उनके हिसाब से काम करे, ऐसे अभ्यर्थी का चयन करना चाहती है। तो ये सब पहले से तय है, बस आवेदन जो लिए जा रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं DSSB PGT भर्ती की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर देखें आज 1 दिसंबर को ये रिजल्ट जारी किया गया और कट ऑफ जारी करी गई है नोटिस के माध्यम से। बताया गया नोटिस नंबर 109 है। पोस्ट का नाम है PGT इंग्लिश फीमेल, पोस्ट कोड है 69/23। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये भर्ती हुई है, 2023 की भर्ती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे बताया गया है कि 4 अगस्त 2025 को इसकी परीक्षा कराई गई थी। 2221 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। इसके बाद इस परीक्षा में जो लिखित परीक्षा थी उसके जांची गई कापी तो करीब 30 अभ्यर्थी योग्य मिले हैं। योग्य भर्ती का मतलब क्या है, पद के हिसाब से, क्योंकि पद ही कम है यहाँ पर, टोटल 8 पदों पर भर्ती हो रही है। तो 8 पदों के हिसाब से जो नियम है उसके अनुसार 30 अभ्यर्थियों को इन्होंने क्वालिफाई करवाया है आगे के प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ देख लीजिए कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो जो जनरल की कट ऑफ गई है 219.08 है, EWS की 183.42 है, OBC की 207.86 है और ST की यहाँ पर 148.40 है। SC का कोई पद ही नहीं था तो SC की कट ऑफ यहाँ पर दी नहीं गई है। तो ये कट ऑफ आपकी हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।